गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके तीसरा पार्ट है जिसका क्या नाम है, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, जिसका पार्ट फर्स्ट। ठीक है ना। और धातु और अधातु क्या होते हैं उससे पहले हम थोड़ी सामान्य जानकारी लेते हैं। देखो हमारे पृथ्वी पर कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। कितने? 118, जिनमें से अधिकांश तत्व होते हैं, अधिकांश तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में अधातु होते हैं उससे कम, और 8 या 9 क्या होते हैं? उपधातु। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेटल, नॉन मेटल, और इसको बोलेंगे सब मेटल। धातु, अधातु और उपधातु। कुल हमारे पृथ्वी पर कितने तत्व हैं? 118, और इसमें अधिकांश तत्व कौन से होते हैं? धातु होते हैं। उससे कम अधातु, और 8 या 9 क्या होते हैं? उपधातु। जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह कौन से पदार्थ कहलाएंगे? उपधातु। और धातु और अधातु की परिभाषा क्या होगी उसको मतलब हम एक सारणी के बाद में आसानी से समझाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसके उदाहरण कौन कौन से, धातु और अधातु। धातु है फेरस, लोहा, और कॉपर, तांबा। Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना, Zn मतलब जिंक। ये अभी आपको याद रखने हैं कौन कौन से तत्व? फेरस, लोहा, कॉपर मतलब तांबा, Ag मतलब अर्जेंटम चांदी सिल्वर, और Au का मतलब औरम सोना, और Zn का मतलब जिंक। ये सभी है धातुओं के उदाहरण। अब देखो अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, सल्फर। ठीक है ना। O का मतलब ऑक्सीजन, H का मतलब हाइड्रोजन, C का मतलब कार्बन, N का मतलब नाइट्रोजन, He का मतलब हीलियम, और S का मतलब सल्फर। यह है अधातु, और ऊपर वाली है धातु। सिर्फ हम इस चैप्टर में धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। टॉपिक है आपके धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्म के भौतिक धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्म। किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? उसका आकार, उसका रंग, उसकी पहचान। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे। ऐसे आपको एक सारणी बनानी है जिसमें पहला पॉइंट सीरियल नंबर, दूसरा भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, और इसमें पहले धातु जिसे क्या बोलते हैं? मेटल, और अधातु नॉन मेटल। सबसे पहले आपको उदाहरण याद रखने हैं। धातु कौन कौन से? फेरस, कॉपर, सिल्वर, सोना और जिंक। अधातु में कौन कौन से पदार्थ हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम और सल्फर। अधिकांश गैसें होती है इसमें। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है आपके
भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। धातु की अवस्था सामान्यतः ठोस होती है। तो पहला पॉइंट है आपके अंतर बताना है धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो पहला भौतिक गुणधर्म कौन सा है? भौतिक अवस्था। तो अधिकांश धातुएं कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस में, ठीक है ना। जैसे कि आप देख लो, लोहा है, कॉपर है, चांदी है, सोना है, जिंक है, ये सभी कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। अधातु ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तीनों अवस्थाओं में पाई जाती, ठीक है ना। धातु हमेशा कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस। और अधातु क्या होती है? ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जिसमें से देखो ठोस अवस्था में कौन कौन सी होती है? इसमें देखो ठोस अवस्था में कार्बन, क्योंकि कोयले में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो कोयले की अवस्था कैसी होती है? ठोस। तो ठोस कार्बन है, ठीक है ना। और सल्फर है, आयोडीन है, सल्फर और आयोडीन, इन तीनों की अवस्था कैसी होती है? ठोस, लेकिन अधातु होते हैं, ठीक है ना। अद्रव अवस्था में ब्रोमीन, नाम याद रखने आपको। और गैसीय अवस्था में देखो, गैस में कौन कौन है? ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन तो ठोस अवस्था में नाइट्रोजन और हीलियम, उसके अलावा और भी है लिथियम, ठीक है ना। तो अधातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में कौन कौन सी अधातु है? कार्बन, सल्फर और आयोडीन। और द्रव में ब्रोमीन, और गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और लिथियम। ये पहला पॉइंट हो गया आपके। दूसरा पॉइंट है आपके रंग। तो रंग के आधार पर धातुएं सामान्यतः धूसर या ग्रे रंग की होती है, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। और अधातुएं विभिन्न रंग की होती है, विभिन्न रंग की होती हैं। जैसे जैसे देखो सल्फर, सल्फर का रंग होता है पीला। क्लोरीन गैस होती है हरी पीली, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? रंग के आधार पर धातुएं सामान्यतः धूसर या ग्रे रंग की होती है और अधातुएं विभिन्न रंग की होती है, जैसे सल्फर पीला और क्लोरीन हरी पीली। जैसे कि देखो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, हीलियम, इनका कोई रंग नहीं होता है। क्या आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम आपको गैस वायुमंडल में दिखाई देती है? नहीं, तो इसका रंग भी नहीं होता है, मतलब रंगहीन होती है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आप चमक के आधार पर
धातु और अधातु में अंतर। तो धातुएं चमकदार होती है, चमकदार होती है, और अधातु चमकदार नहीं होती है। अधातुएं चमकदार नहीं होती। तो देखो तीसरा पॉइंट है आपके, धातुएं चमकदार होती है। धातु कौन कौन से, जैसे लोहा है, कॉपर है, चांदी है, सोना, ये सभी धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है। लेकिन अधातुएं क्या होती है, चमकदार नहीं होती है। क्या आपको ऑक्सीजन चमकदार दिखाई देती है? नहीं। हाइड्रोजन नहीं। कार्बन, कार्बन मतलब कोयला, क्या आपको कोयला चमकदार दिखाई देता है? नहीं। नाइट्रोजन आपको दिखाई देती है? नहीं, तो चमकदार भी नहीं है। हीलियम चमकदार नहीं होती है। सल्फर ये भी चमकदार नहीं होता है। तो अधातुएं चमकदार नहीं होती है और धातुएं चमकदार होती है। 3 पॉइंट होंगे आपके। चौथा पॉइंट, कठोरता के आधार पर, कठोरता, धातुएं कठोर होती है, कठोर होती है। जैसा कि आपने देखा होगा घरों में चांदी के आभूषण है, सोने के आभूषण है, लोहे के दरवाजे, खिड़कियां, सभी क्या होते हैं, कठोर होती है। क्या मुलायम है? क्या इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन एक अपवाद है, सोडियम, सिंबल क्या होता है, Na, व पोटेशियम, सिंबल क्या होगा, K। धातु होते हुए भी मुलायम होती है, मुलायम होती है। देखो धातुएं सामान्यतः सभी धातुएं कठोर होती है, ठीक है ना। लेकिन अपवाद के रूप में सोडियम और पोटेशियम धातु होते हुए भी क्या होती है, मुलायम। सोडियम और पोटेशियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने, सोडियम और पोटेशियम जो धातु होते हुए भी क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। बाकी के सब क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है ना। और धातुएं मुलायम होती है, मुलायम होती हैं, ठीक है ना। अधातु क्या होती है, मुलायम होती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, हीरा एक कठोर अधातु है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अधातु क्या होती है, अधातु मुलायम होती है, ठीक है ना। लेकिन अपवाद के रूप में हीरा एक कठोर अधातु है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। कौन सा अधातु जो कि एक कठोर फॉर्म में होता है, कौन सा, हीरा, ठीक है ना। 4 पॉइंट हो गए, भौतिक अवस्था, रंग, चमक और कठोरता। कॉपी में लिखते जाना साथ साथ में। कितने पॉइंट हो गए थे, 4। 5वां पॉइंट है ध्वनिकता।
ध्वनिकता, धातुओं को अन्य ठोस वस्तुओं से टकराने पर, धातुओं को अन्य ठोस वस्तुओं से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, धातुओं को अन्य ठोस वस्तुओं से टकराएंगे तो धातुओं में क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो, जब लंच टाइम होता है या पूरी छुट्टी होती है तो वहां का चपरासी घंटी बजाता है। ठीक है ना, तो घंटी किससे बनी होती है? लोहे से। और लोहे को हम अन्य वस्तु से टकराएंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि। तो धातुओं को अन्य ठोस वस्तुओं से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, बल्कि अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। देखो, वायुमंडल में अनेक सारी गैसें होती है जो कि अधातु होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। इनको किसी ठोस वस्तु से टकराएंगे तो क्या वायुमंडल में आवाज आएगी? बिल्कुल नहीं। तो अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट है आपके गलनांक। धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। गलनांक किसको बोलेंगे? वह निश्चित ताप बिंदु, वह निश्चित ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस वस्तु किसमें परिवर्तित होती है? द्रव में। ठीक है ना, तो वह निश्चित ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस वस्तु किसमें परिवर्तित होती है? द्रव में। जैसे कि बर्फ की अवस्था कौन सी होती है? ठोस। कैसी होती है? ठोस। जब इसको हम गर्म करेंगे, इसको उष्मा देंगे तो किसमें बदल जाएगा? पानी में। तो पानी की अवस्था कैसी होती है? द्रव। और बर्फ का गलनांक, बर्फ एक ठोस पदार्थ है तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो धातुओं के गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन इसमें अपवाद है। सीजियम व गैलियम, सीजियम व गैलियम दोनों के गलनांक निम्न होते हैं। धातुओं के गलनांक सामान्यतः कैसे होते हैं? उच्च। लेकिन सीजियम और गैलियम दोनों धातु है, लेकिन उनका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। इनको दोनों धातुओं को हम हाथ पे लेंगे तो ये ठोस से किस में परिवर्तित हो जाएगी? द्रव में। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, सीजियम और गैलियम। इसका अपोजिट, अधातुओं के गलनांक निम्न होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। इसमें भी देखो अपवाद है। हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट दोनों अधातु है, लेकिन इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ध्यान रखना, गलनांक क्या होता है? उच्च।
लेकिन अधातु है, अधातुओं के गलनांक सामान्यतः कैसे होते हैं, निम्न होते हैं, लेकिन ये अधातु होते हुए भी उनके गलनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखने और 2 पॉइंट इसमें, सीजियम और गैलियम, और अधातु हीरा और ग्रेफाइट। जैसे कि देखो लोहा, यदि आपको लोहे को द्रव में परिवर्तित करना है, लोहे की अवस्था कैसे होती है, ठोस होती है, इसको द्रव में परिवर्तित करना है तो इसको गर्म करना पड़ेगा। तो कितना गर्म करना पड़ेगा, 1593 डिग्री सेल्सियस। कितना, 1593 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे, तब लोहा किसमें बदल जाएगा, द्रव में। तो लोहे का गलनांक बिंदु कितना होता है, 1593 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हमारे गर्मियों में सामान्यतः तापमान कितना चला जाता है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस में कितनी गर्मी होती है। अब देखो लोहे को इतना गर्म करेंगे तो वह लोहा, इसकी अवस्था कैसी होती है, ठोस, जो कि किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्रव। तो लोहे का गलनांक क्या होता है, लोहा एक धातु है और धातु का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। कितना होता है, 1593 डिग्री सेल्सियस। कल हमने प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल किया था, जिसके अंतर्गत हमें एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन परिमेय से शेषफल और भागफल निकाला था। आज आपका अगला सवाल है प्रश्नावली 2.3 का, प्रश्नावली 2.3 का दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल है आपका, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, और पहला सवाल दिया हुआ है आपको, पहला सवाल यह है टी स्क्वायर -3 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ये देखो, इसके अंदर अब क्या होगा, पहला सवाल है, ये हो गया अपना gx और ये होगा अपना px। इसी तरह से पहले अपन सवाल लिख देते हैं, फिर अपन दूसरा सवाल शुरू करेंगे। दूसरा सवाल है x² प्लस 3x प्लस 1 और px आपको दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ये आपका दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल दिया हुआ है x³ -3x
प्लस 1 और पी एक्स आपको दिया हुआ है x की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपके दूसरे सवाल के अंदर ये 3 सवाल दिए हुए हैं और इन सवालों में आपको विशेष ध्यान रखना है प्लस माइनस का और घात का ध्यान रखना है। कहीं अगर आपका प्लस माइनस की गलती हो गई है तो वहां पर आपका सवाल गलत हो सकता है। अब अपन पहले सवाल को हल करेंगे। तो पहला सवाल दिया हुआ है आपका, इसको मैं एक बार यहां वापस लिख देता हूं। ये पहला सवाल है आपका दूसरे का, टी स्क्वायर माइनस 3 कॉमा 2t की घात 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। एक बार आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है और उसको चेक करना है कहीं आपके प्लस माइनस की गलती तो नहीं हुई है। अब देखो यहां पर ये हो जाएगा अपना पी एक्स यानी भाज्य 2t की घात 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये तो हो जाएगा अपना पी एक्स और ये हो जाएगा आपका जी एक्स टी स्क्वायर माइनस 3। प्रश्न ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि ये पहला जो बहुपद है इस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए इधर टी स्क्वायर माइनस 3 इसका भाग देना है इसमें 2t की घात 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। आपको ध्यान रखना है भाग करते समय, कल भी मैंने आपको बताया था कि भाग करते समय आपको घातों को अवरोही क्रम में लिखना है। पहले जो भी है 2t की घात 4 फिर t की घात 3 फिर स्क्वायर फिर t और लास्ट में अचर राशि आएगी। अब यहां पर इस पहले बहुपद का भाग देना है इसमें, तो ये हो जाएगा 2t की घात 4 बटा t स्क्वायर। यहां पर घात कम हो जाएगी, ये तो कट जाएगी और यहाँ पर घात हो जाएगी 2, तो कितनी बार भाग जाएगा 2t स्क्वायर बार। इस 2t स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है तो t स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2t स्क्वायर इसको हमें गुणा करना है। तो देखो 2 के तो 2 और t स्क्वायर को t स्क्वायर से गुणा करेंगे अर्थात आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो टी स्क्वायर हो जाएगा t की घात 4 और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6t स्क्वायर। अब यहां पर मान रखते समय भी आपको घातों का विशेष t की घात 4 के नीचे t की घात 4 और t स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली घात आएगी तो 2t की घात 4 और माइनस 6t स्क्वायर। अब यहां पर चिन्ह बदलना है, देखो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस है ये माइनस है, ये तो दोनों आपस में कट गए। ये वाला पद यहां आएगा 3t क्यूब और यहां पर देखो ये तो है माइनस और ये प्लस, ये चिन्ह अब काम नहीं आएगा तो प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की संख्या छोटी है तो चिन्ह आएगा प्लस का और 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटाएंगे तो यहां पर बचेंगे आपके 4t स्क्वायर माइनस 9t। अब हमें वापस 3t क्यूब में t स्क्वायर का भाग देना है तो ये इससे घात कट जाएगी, कितनी बार जाएगा 3t बार और 3t को आपको गुणा करना है t स्क्वायर माइनस 3 से। इधर कर लें, इसको गुणा करना है टी स्क्वायर माइनस 3 से 3t से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा देखो 3 और टी स्क्वायर को t से गुणा करेंगे तो t क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9t
यहां पर भी आपको ध्यान रखना है 3t की घात 3 और 9t माइनस 9t। अब यहां पर है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहां पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये तो दोनों आपस में कट गए, और ये माइनस है ये प्लस है, ये भी दोनों आपस में कट गए। अब क्या बच गया 4t स्क्वायर, और इधर बच गया आपके गणित के माइनस के 12। अब इसमें हमें भाग देना है टी स्क्वायर का, 4t स्क्वायर में टी स्क्वायर का भाग देना है, इससे ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार। अब हमें इसको गुणा करना है, टी स्क्वायर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा आपका 4t स्क्वायर माइनस 12। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये माइनस है ये प्लस है, ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे, तो शेषफल क्या बचेगा 0। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिखेंगे शेषफल 0 आता है, अतः gx यानी प्रथम पद, gx क्या है आपका प्रथम पद, प्रथम पद दूसरा पद कौन सा है px का गुणनखंड है। अब ये कब आएगा, जब आपका शेषफल 0 आएगा। शेषफल 0 आएगा तो gx px का गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो gx px का गुणनखंड नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे सवालों को करते समय आपको प्लस माइनस का और घात का ध्यान रखना है। दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इधर है आपका 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो यहां पर देखिए ये तो हो जाएगा अपना gx और ये हो जाएगा अपना px। तो px क्या होगा हमारा यहाँ पर 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और gx अपना क्या हो जाएगा, gx का मतलब होता है भाजक, px का मतलब होता है भाज्य। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमें भाग देना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका हमें भाग देना है 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए x की 3x की घात 4 में आपको भाग देना है x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये तो कट जाएगा, यहाँ पर 2 घात कम हो जाएगी, तो कितनी बार जाएगा 3x स्क्वायर बार। 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पिछले सवाल में अगर मैंने नहीं लिखा है तो आपको लिख सकते हैं आप 3x स्क्वायर बार भाग गया है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर से,
3 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स की घात 4, आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है, आपको ध्यान रखना है। प्लस देखो यहाँ पर 3 और 3, 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर से एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब यहां पर आपको घातों का ध्यान रखना है। 3x की घात 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। नीचे वाले चिन्ह, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, ये आपस में कट गए। अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखो किसका संख्यात्मक मान बड़ा है माइनस का, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। और 9x क्यूब में से 5x क्यूब जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4x क्यूब। और यहाँ पर देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दो ऋणात्मक पूर्णांक है, ये योग करेंगे तो चिन्ह क्या आएगा माइनस का, और गणित वाली संख्या जुड़ जाएगी। 7x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितने हो जाएंगे 10x स्क्वायर। अगला पद है आपका प्लस के 2x। अब -4x क्यूब में x स्क्वायर का भाग देना है, -4x क्यूब में आपको भाग देना है x स्क्वायर का। ये x स्क्वायर से ये घात कट जाएगी तो क्या बचेगा -4x। ये -4x हम यहां पर लिख सकते हैं -4x। अब आपको गुणा करना है किससे, -4x को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इधर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है -4x से। देखो माइनस, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और 4 है 4, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब। देखो माइनस प्लस माइनस और 4 तिया 12, x को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। ये यहां पर आपको रखना है, तो ये हो जाएगा माइनस के 4x क्यूब माइनस के 12x स्क्वायर माइनस के 4x। चिन्ह बदलना है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, ये तो आपस में कट गए। अब यहां पर देखो, यहां पर किसका संख्यात्मक मान बड़ा है प्लस का, और माइनस का छोटा है, तो संख्यात्मक मान जिसका बड़ा है उसका प्लस आएगा, तो प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर देखो प्लस के 4x है और प्लस के 2x है, तो प्लस जुड़ेगा, 4x और 2x कितने हो जाएंगे 6x। यहाँ गुणा नहीं करना है, यहाँ जोड़ करेंगे तो 6x होगा, ऐसे नहीं कि आप स्क्वायर कर लो। अगला पद है प्लस के 2। अब देखो इसमें भाग देना है x स्क्वायर का, तो 2x स्क्वायर में भाग देना है आपका x स्क्वायर का, 2x स्क्वायर में भाग देना है x स्क्वायर का। तो ये देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, कितनी बार, एक बार कटेगा तो पीछे 2 बच जाएंगे। अब इसको गुणा करना है, इसको हम गुणा करेंगे x स्क्वायर 1 करेंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा, देखो 2 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 3 दूनी 6x और प्लस के 2, इनको अपन लिखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस,
देखो ये प्लस है ये माइनस है, आपस में कट गए। ये प्लस है ये माइनस है, ये भी आपस में कट गए। और ये प्लस के दो ये माइनस के दो ये भी आपस में कट गए। तो शेषफल क्या आ गया? 0। तो यहां पर लिखेंगे हम शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः प्रथम पद अर्थात gx दूसरे पद यानी px का गुणनखंड है। ये कब? जब शेषफल 0 आएगा तो gx px का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा, शून्य के अलावा कोई भी दूसरी संख्या आएगी, तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। अगला सवाल है आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और px आपका दिया हुआ है x की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा अपना gx और ये हो जाएगा अपना px। px क्या हो जाएगा? x की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो जाएगा अपना px। और gx हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। इसका भाग देना है इसमें, तो ये हो जाएगा x की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। भाग देना है हमें x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो x की घात 5 में हम भाग देंगे x क्यूब का। देखो ये तो घात कट जाएगी और यहां से 3 कम हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? x स्क्वायर। और हम यहां पर लिख सकते हैं भाग कितनी बार गया? x स्क्वायर बार गया है। अब इस x स्क्वायर को इस gx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो x आधार समान है, घाते आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो x की घात 5 प्लस माइनस माइनस 3x, एक्स स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x की घात 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस है ये माइनस है आपस में कट गए। यहां पर देखो प्लस का एक्स क्यूब है, मतलब प्लस के 3x क्यूब है और यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का संख्या मान आएगा 4x क्यूब में से 3x क्यूब घटेगा तो क्या बचेगा? x क्यूब। और यहाँ पर देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो गए? कट गए। प्लस के 3x
और +1 लिख सकते हैं। अब माइनस के 3x माइनस के x क्यूब में आपको भाग देना है x क्यूब का, माइनस के x क्यूब में भाग देना है x क्यूब का, तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार, -1 बार। अब इस -1 को आपको गुणा करना है इससे, कितनी बार गया, -1 बार। तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और गुणा करना है आपको -1 से। देखो माइनस प्लस माइनस और 1 को x क्यूब से गुणा करेंगे तो x क्यूब, माइनस माइनस प्लस, और 1 को 3x से गुणा करेंगे तो 3x। अब माइनस प्लस माइनस, 1 को x से गुणा करेंगे तो 1, ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब प्लस के 3x और माइनस का 1। देखो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये माइनस है ये प्लस है आपस में कट गए, और ये प्लस है ये माइनस है ये भी आपस में कट गए। अब यहां पर ध्यान दो, ये प्लस का 1 और प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा प्लस के 2, शेषफल अपना क्या आ जाएगा 2। तो यहां पर हम लिखेंगे शेषफल 0 नहीं आता है, अतः gx अर्थात प्रथम पद कॉमा px अर्थात दूसरा पद, दूसरे पद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और बाकी वाले सवाल अपन कल करेंगे।